बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत की आरोपी फरार प्रिंसिपल मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रिंसिपल जैसे ही सरेंडर करने के लिए कोर्ट में दाखिल हुई तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी मीना देवी को गिरफ्तार कर लिया। मीना देवी के पति अर्जुन राय को पुलिस पहले ही पूछताछ के लिए हिरासत में ले चुकी है। पुलिस ने मीना देवी के साथ कोर्ट जा रहे 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मशरक थाने को फरार प्रिंसिपल मीना कुमारी के पोस्टर जगह जगह लगाए जाने के आदेश दिए थे। पुलिस ने फरार प्रिंसिपल के घर और कई जगह कोर्ट से जारी गिरफ्तारी के नोटिस चिपका दिए थे। मीना कुमारी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज है। छपरा मिड डे मील कांड के 7 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। प्रेस से मुखातिब नीतीश ने इसे दुखद घटना बताते हुए कहा कि सरकार को जो एक्शन लेना था सरकार ने लिया। उन्होंने कहा कि वो पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे थे। नीतीश ने कहा कि वो शारीरिक लाचारी के कारण घटनास्थल पर नहीं जा पाए। इस पर मजाक उड़ाना गलत है। नीतीश ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि एक तरफ बच्चे मर रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष बंद का आह्वान कर रहा था। नीतीश ने कहा कि एसआईटी मामले की जाँच कर रही है और सच जल्द सामने आ जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मामले की तह तक पहुँचेंगे, सभी दृष्टिकोण से ऑल पॉसिबल एंगल से इसकी जांच करेंगे। बेंच के ऊपर बच्चे, बेंच के नीचे बच्चे, खिड़की पर बच्चे, गलियारे में बच्चे। स्कूल में पढ़ते बच्चों की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। बदहाल स्कूल की ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर जिले के पेठियागाछी की हैं। नीतीश बाबू के सरकारी दस्तावेजों में भले ये स्कूल हो, लेकिन हकीकत में ये कबूतर खाने से कम नहीं है। स्कूल भवन के नाम पर सीलन भरा एक कमरा है, जहाँ न ठीक से रोशनी है और न ही हवा आने की जगह। बेंच के नीचे बैठे छात्र जान हथेली पर रखकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अगर बेंच टूटी तो कोई भी बड़ा हादसा होते देर नहीं लगेगी। सुशासन बाबू के दावों के बीच जिंदगी दांव पर लगाकर पढ़ाई करते ये बच्चे किसी भी वक्त दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे रस्सी या पूरा बेंच में बांधा हुआ, कभी डर भी लगा रहता है कि कहीं हमारे सर पे न गिर जाए, यही डर लगा रहता है। हम लोग तो लगता है यहाँ कैदी बन के यहाँ रहते हैं। सिर्फ छात्र ही नहीं, स्कूल की प्रिंसिपल भी सरकारी व्यवस्थाओं को सरासर झूठा बता रही हैं। बार बार पदाधिकारी को मौखिक और लिखित में कहे हैं, लेकिन वो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी लिखने के विवाद पर सांसद मोहम्मद अदीब ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को केस करने की चुनौती दी है। मोदी के खिलाफ ओबामा को चिट्ठी लिखने का मामला सामने आने के बाद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा था कि उस चिट्ठी पर उनके फर्जी दस्तखत हैं, जिसमें मोदी को वीजा न देने की अपील की गई है। येचुरी ने कहा कि मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं देने के मामले में वो चिट्ठी लिखने के पक्षधर नहीं है, और जहां तक उस चिट्ठी पर उनके दस्तखत का मामला है तो वो कट और पेस्ट का मामला है। हमें लग रहा है ये कोई कट पेस्ट हुआ या क्या हुआ, इसके बारे में वो ही लोग बताए, क्योंकि आज तक इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं किसी के पास। सीताराम येचुरी जी ने भी सिग्नेचर किए और उस पर साइन किए, लेकिन शायद उनका कहीं से दिमाग से निकल गया है या उनकी पार्टी का परेशान है। कमरतोड़ महंगाई को थामने में नाकाम रही सरकार ने चुनावी साल में 17 करोड़ गरीब कम करने का चमत्कार कर दिखाया है। ऐसा गरीबों की आमदनी का जरिया बढ़ाकर नहीं, बल्कि खर्च के आंकड़े में हेर फेर कर किया गया है। उनकी आय महज 1 रुपए बढ़ाकर एक झटके में 15% गरीब कम कर दिए गए। पिछले कई सालों से महंगाई भले ही चरम पर हो, लेकिन सरकार की गरीबी परिभाषा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। नई परिभाषा के तहत अब गाँव में रोजाना 26 की जगह 27 रुपए और शहरों में 32 रुपए की जगह 33 रुपए 30 पैसे से ज्यादा खर्च करने वाले गरीब नहीं कहले जाएंगे। यानी गांव में हर महीने 816 रुपए और शहरों में 1000 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले इस मुगालते में ही रहें कि वो सरकार की नजरों में गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। जो मापदंड उन्होंने पहले रखा था, उस मापदंड के हिसाब से पावर्टी 37% से 21% हो गई। पिछले 7-8 वर्षों में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये गरीबी के घटने की दर 2.2% के करीब पहुंच गई। गरीबी रेखा के नए सरकारी मानकों को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। नई गरीबी रेखा भी उसी तेंदुलकर फॉर्मूले पर तय हुई है, जिस फॉर्मूले के तहत 2 साल पहले गांव में रहने वालों के लिए 26 रुपए और शहरों के लिए न्यूनतम रुपए प्रतिदिन खर्च तय की गई थी। इसके बाद सरकार ने गरीबी रेखा का नया फॉर्मूला तय करने के लिए 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेष समूह गठित किया था। मगर चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने अगले साल के मध्य तक आने वाली रंगराजन समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा तेंदुलकर फॉर्मूले के आधार पर ही गरीबी रेखा तय कर दी गई है। जिस तरह से वो 27 रुपए कमाने वाले को अमीर प्लानिंग कमीशन और सरकार के लोग मान रहे हैं, ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार मजाक कर रही है गरीबों के साथ। ये सरकार हर वर्ग का, हर डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रही है और प्लानिंग कमीशन भी सरकार के हाथों में खेल रहा है। गरीबी पर योजना आयोग के नए आंकड़ों पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसे गरीबों के साथ मजाक बताया है। सीपीएम ने योजना आयोग के आंकड़े को गलत बताते हुए इसे गरीबों के जख्मों पर नमक बताया है।
तो वहीं बीएसपी ने मानसून सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही है। जेडीयू ने सरकार पर हमला बोला है। फिर गरीबी घट गई है तो 65% लोगों को भोजन देने के लिए किस आधार पर देंगे? गरीबों के घाव पर जो महंगाई से इतने पीड़ित है, ये लोग इस प्रकार की गलत आंकड़े देकर मिर्च और नमक डाल रहे हैं उस घाव में। 27 रुपए पाने वाला अगर गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा तो क्या मामला है? कौन गरीब बचेगा? जो आंकड़ा पेश किया योजना आयोग वो गलत है और ये बात पार्लियामेंट में उठाएगी। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद क्या जेडीयू कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगी? ये सवाल सियासी गलियारों में जेडीयू बीजेपी में तलाक के साथ ही उठ रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाकायदा नीतीश कुमार पर कई बार डोरे भी डाले, लेकिन नीतीश कांग्रेस के साथ गठबंधन की सूरत पर खामोश है। आज भी जब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से जेडीयू के कांग्रेस के साथ जाने पर सवाल पूछा गया तो एक मंझे हुए सियासतदान की तरह उन्होंने जेडीयू के प्रति कांग्रेस का झुकाव दिखाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान पार्टियों के रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। संदीप के इस जवाब से साफ है कि कांग्रेस नीतीश का पलक पावड़ा बिछाकर इंतजार कर रही है। बस नीतीश हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं। राजनीतिक दल हैं सबके सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं। स्वाभाविक है जब चुनाव आ रहे हैं, राष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, हर दल एक दूसरे से बात कर रहा होगा। झारखंड में गुमला के निमिया गांव में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों को अगवा कर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। लोगों के मुताबिक लगभग 25 हथियारबंद नक्सली गांव में आए। गांव में आते ही नक्सलियों ने सभी लोगों को घेर लिया और महिलाओं को बंधक बनाकर अलग अलग घरों से 3 लोगों का अपहरण कर उनके साथ ले गए। गाँव से कुछ ही दूरी पर जाकर नक्सलियों ने बड़ी बेरहमी से तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने एक शख्स के पैर भी काटकर अलग कर दिए। गांव में सरेआम हुए इस कत्लेआम से स्थानीय लोगों में डर बैठ गया है। हत्या के बाद से डरे हुए ग्रामीण थाने की शरण में है। फिलहाल हत्या के किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। साल 2002 के हिट एंड रन केस के सिलसिले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ मुंबई के सेशन कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोप तय कर दिया है। अब सलमान खान पर धारा 304 पार्ट 2, 279, 337 और 185 के तहत केस पर सुनवाई चलेगी। 19 अगस्त से केस पर सुनवाई शुरू होगी। अब अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट के सवाल जवाब में सलमान ने खुद को निर्दोष बताया। सलमान ने 28 सितंबर 2002 को तड़के मुंबई के बांद्रा में फुटपाथ पर सोए लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 लोग जख्मी हो गए थे। उनके ऊपर अब 304 पार्ट 2 सीआरपीसी के तहत चलेगा, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा। 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उन पे 279 आईपीसी के तहत चलेगा। मुंबई में लगातार हो रही जोरदार बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह सुस्त कर दी है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से सड़क, रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीएमसी ने लोगों को जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए एहतियातन स्कूल और दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं अहमदाबाद में भी बारिश ने लोगों के सामने भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। समुद्र में हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। समुद्र की लहरें 4 मीटर से ज्यादा ऊंची उठ रही हैं, जिसके चलते मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी मनाही कर दी गई है। प्रलय में तबाह हुए उत्तराखंड के गांवों के बीच संपर्क जोड़ने में मदद के लिए उत्तराखंड सरकार ने पोलरिस बाइक्स मंगाई है। ये बाइक्स जंगल में उबड़ खाबड़ रास्तों पर सर पर दौड़ती है। साथ ही 4 व्हील और 6 व्हील वाली ये गाड़ियां किसी भी तरह के पहाड़ी इलाकों पर चलने में सक्षम हैं। इस तरह की गाड़ियों से आपदा राहत सामग्री को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तकरीबन प्रति गाड़ी 1 करोड़ की कीमत की इन गाड़ियों पर कंपनी 2 साल तक रखरखाव भी करेगी। रिलीफ ऑपरेशंस हैं, उसमें मदद मिलेगी अपने लोकल गवर्नमेंट को, और 2 साल के लिए हम मेंटेनेंस भी करेंगे। करीब 1 करोड़ रुपए का ये हमारी तरफ से सहयोग है अपनी गाड़ियों का, जो कि इस पूरे ऑपरेशन में हेल्प करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 5 पोलरिस गाड़ियां राज्य के पुलिस विभाग को भी सौंपी जाएंगी। 5 गाड़ियां हैं तो पोलरिस ने उसको दी है और पुलिस विभाग को देंगे, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, इसके काम आएंगे। हरियाणा के कालका के बुर्ज कोटिया में घग्गर नदी के किनारे दोस्त का बर्थडे पार्टी मनाने गए 8 युवक नहाते वक्त नदी में डूब गए। लड़कों को नदी में डूबते देख स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को बचा लिया, लेकिन इनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि नदी में डूबे 5 युवकों की तलाश अब भी जारी है। हादसे की खबर लगते ही सेना के 36 जवानों की टुकड़ी रेस्क्यू के काम में जुट गई है। अचानक पीछे से पानी ज्यादा आ गया, जिसमें ये 8 लड़के बह गए थे, जिनमें से 2 बच गए। आसपास के गाँव के लोगों ने बचा दिया था। 1 की डेड बॉडी मिल गई है, 5 की तलाश कर रहे हैं। एक निजी स्कूल संचालक पर 5वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने का गंभीर आरोप लगा है। मामला अजमेर का है, जहां राज बिहारी माथुर नाम के शख्स ने मॉडर्न पब्लिक स्कूल के नाम से एक निजी स्कूल खोला हुआ है। स्कूल में ही पढ़ने वाली 5वीं क्लास की छात्रा ने राज बिहारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लास्ट दिन जब सैटरडे को ऑफिस में गई थी तो मेरे को कहा कि ना ये जो करना होता है ना मैं कर नहीं पाता हूँ, जो छूना होता है ना छू नहीं पाता हूँ, तो है ना किसी को मत बताना,
वहीं स्कूल संचालक ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि कोई गलत चीज है, वो हमारी कोई फैसिलिटी नहीं, बच्चों की फैसिलिटी। बच्चे हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले। फिलहाल पुलिस ने स्कूल संचालक पर केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रीनगर के बेमिना इलाके में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। हमलावरों ने बच्चों के साथ ही मां को भी मारने की कोशिश की। वारदात में जख्मी मां अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। अज्ञात बदमाशों ने आमिर नाम के एक मौलवी के घर में वारदात को अंजाम दिया। रमजान के मौके पर मौलवी मस्जिद में नमाज अता करने गए थे। जब वो घर लौटे तो उसके 2 बच्चे और बीवी घर में लहलुहान पड़े थे। घर की हालत देखकर आमिर ने फौरन पड़ोसियों को इत्तला दी और पुलिस को खबर कर दी गई। अभी हमने इसमें तफ्तीश स्टार्ट की है। इसमें जो मेन विटनेस है, जो लेडी है, वो मुझे लगता है इंशाल्लाह जिंदा रहेगी, तो तफ्तीश में पता चलेगा। रात घूसों और थप्पड़ों से बुरी तरह पिटते हुए शख्स की ये तस्वीरें हैं यूपी के कानपुर की, जहां जिला अस्पताल में अशोक कुमार नाम के डॉक्टर की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। लोगों का आरोप है कि एक महिला की डिलीवरी के वक्त आरोपी डॉक्टर उसका वीडियो बना रहा था। महिला के परिजनों को जैसे ही वीडियो बनाने की बात पता चली तो गुस्साए लोगों ने डॉक्टर की जबरदस्त पिटाई कर दी। लोगों ने डॉक्टर को इतना पीटा कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। डॉक्टर की हरकत और पिटाई की खबर पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गुस्साई भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। आरोपी डॉक्टर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एक ऐसा शातिर बदमाश जो पहले तो फेसबुक के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों की ठगी को अंजाम देता। गिरफ्तार शातिर बदमाश का नाम महेश भारद्वाज उर्फ ऋषि है। महेश अब तक 5 लड़कियों को अपना शिकार बनाकर लाखों की ठगी को अंजाम दे चुका है। अपने स्मार्ट लुक का फायदा उठाकर लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में ले लेता था और फिर उनसे किसी न किसी बहाने से महंगे गिफ्ट और कैश लेता रहता था। लड़कियों को उसकी जालसाजी का पता लगता तो वो लड़कियों को बदनाम करने की धमकी देकर उनसे रकम ऐंठता रहता। फिलहाल पुलिस ने महेश के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महेश भारद्वाज ये शालीमार बाग में रहता है, उनको पकड़ के लेके आके हम इंट्रोगेशन क्या है इसमें पूरा बात निकल के आई है। फिर उन्होंने कहाँ रखा हुआ था वो पूरा माल है, हमने पूरा 100% रिकवरी कर दिया। आईपीएल की तर्ज पर शुरू की गई इंडियन बैडमिंटन लीग यानी आईबीएल अपने पहले सेशन की नीलामी के साथ ही विवादों में आ गई है। इंडिया की बेस्ट डबल शटलर जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने लीग के संचालकों पर धोखा देने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि रविवार को लीग की नीलामी में से 6 में से यही दोनों आइकन खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। इसके बाद लीग को फौरन अपने नियम में बदलाव करना पड़ा और सोमवार को ज्वाला के साथ दिल्ली स्मैशर्स ने $31,000 का अनुबंध किया। वहीं अश्विनी को पुणे पिस्टन्स को दिया गया $25,000 में। इन दोनों खिलाड़ियों को हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए लीग कुछ रकम बतौर क्षतिपूर्ति भी देगी। ज्वाला गुट्टा का कहना है कि पूरा मामला शर्मनाक है। बहुत सारे मेडल जीते मैंने, मेरे साथ होता है या सबको होता है, हर्ट तो होते हैं। आई थिंक किसी को भी हर्ट होगा। अश्विनी इज ऑल्सो वेरी मच हर्ट। क्रिकेटर पीयूष चावला जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पीयूष के होने वाली जीवन संगिनी का नाम अनुभूति है, जो कि एमबीए की डिग्री ले चुकी हैं। उनके पिता डॉक्टर अमीर सिंह मेरठ में सीएमओ के पद पर तैनात हैं। दोनों ही परिवारों के करीबी लोगों के बीच पीयूष और अनुभूति की सगाई मुरादाबाद के एक 5 सितारा होटल में बड़ी धूमधाम से तय हुई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर पूरे रस्म और रिवाज के साथ सगाई की रस्म को पूरा किया। जल्द ही दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख तय करेंगे। पीयूष चावला क्रिकेट की तीनों कैटेगरी में भारतीय टीम की ओर से खेले हैं। साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ चंडीगढ़ में अपने पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम में उन्होंने जगह बनाई थी।